बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत अफसोस का इज़हार करता हूँ जो पेशावर में धोखा हुआ, जिसमें 50 से ज़ायद बेगुनाह नमाजी शहीद हुए। और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े का होना इस बात को ज़ाहिर करता है कि इस मुल्क में जो कुछ बरस पहले दहशतगर्दी बहुत इंतहा पे थी, बाद में अल्लाह का शुक्र था उस पर कंट्रोल हो गया था। पिछले कुछ महीनों से दहशतगर्दी के छोटे छोटे वाक़यात हुए और उसके बाद ये एक बड़ा वाक़या हुआ है। वफाकी हुकूमत को, मिनिस्ट्री को इस पर संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। तौर पर ना सिर्फ ये कि जो दहशतगर्द इसमें मुलविस हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए, बल्कि उनके ख़िलाफ़, उस ग्रुप के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इस किस्म के वाक़यात मुल्क के दीगर इलाकों में भी फैलना शुरू हो जाएँ। मैं उन तमाम नालायक और नायलों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो सूबा सिंध में किसी एक स्ट्रीट क्राइम के वाक़े पर भी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये मुतालबा शुरू कर देते हैं कि जी हुकूमत ख़त्म कर देनी चाहिए, चीफ़ मिनिस्टर को हटा देना चाहिए, हुकूमत को घर भेज देना चाहिए। इस तरह की बातें मुनासिब नहीं होती। किसी भी अपोजिशन के मेंबर की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं आई, हालांकि ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर ये सूबाई हुकूमत की थी कि उसको कंट्रोल करते, वफाकी हुकूमत की थी कि इस दहशतगर्दी के वाक़यात को वो रोकते, लेकिन वो नाकाम हुए हैं। लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं कि इस किस्म के वाक़यात पर किसी वाक़े पर यह मुतालबा कर देना कि हुकूमत को चले जाना चाहिए शायद बहुत आगे की बात है। लेकिन जो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ हर मौके की तलाश में रहते हैं, उस किस्म की बातें करते हैं, उन्हें भी ये ज़रा सोच लेना चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात कहीं पर भी हो सकते हैं और कोई हुकूमत जानकर ये नहीं चाहती कि उसके सूबे में या उस मुल्क में इस किस्म के वाक़यात हों। लेकिन मैं मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको गिरफ़्तार करना चाहिए। दूसरी बात आपके इल्म में है कि जो शहीद अतर मतीन साहब थे, जो समा न्यूज़ से जिनका ताल्लुक़ था, उनके कत्ल में जो लोग मुलविस थे उनमें से कुछ गिरफ़्तार हुए हैं और एक शख्स पुलिस मुकाबले में कंबर शहदाद कोर्ट में जो है वो हलाक हुआ है। जो बात मैं पहले दिन से कह रहा था कि मुझे उम्मीद और यकीन है कि सिंध पुलिस इस मसले को सॉर्ट आउट करेगी और कातलों तक पहुंचेगी, वो उसमें कामयाब हुई है। अब हमारी कोशिश होगी कि अदालतों के ज़रिए जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको भी कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा दिलवाई जाए। इसके बाद जो लॉन्ग मार्च हमारा शुरू हुआ था, अवामी मार्च कराची से, अल्लाह का शुक्र है कराची से जब उसका आगाज़ हुआ वो बहुत शानदार और तारीफ़ी हुआ और एक बहुत बड़ी रैली जो है वो चेयरमैन साहब के साथ यहाँ से ठट्टा के लिए रवाना हुई और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। सूबा सिंध में हर शहर में जहाँ जहाँ उनका इस्तकबाल होना था वहाँ तो हुआ, लेकिन उसके अलावा भी कई मकामात पर जहाँ इस्तकबाल का प्लान नहीं था वहाँ भी हज़ारों लोगों ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के काफ़िले को वेलकम किया और वो आपके मीडिया ने खुद दिखाया, चैनल्स ने खुद दिखाया है। जब हम साउथ पंजाब में इंटर हुए हैं तो सक्खर से आगे, तो वहाँ पर भी मैं क्योंकि मौजूद था, मैंने देखा कि जिस तरह सूबा सिंध में वालियाना इस्तकबाल हो रहा था वही सिलसिला साउथ पंजाब में भी आगे बढ़ा। और फिर जब सेंट्रल पंजाब में साहिवाल से हम इंटर हुए हैं तो सेंट्रल पंजाब की भी फुटेजेस आपके पास आ रही होंगी। वो साहिवाल हो, ओकाड़ा हो, कसूर हो, रेनाला खुर्द हो, पतोकी हो, जहाँ जहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए हैं पंजाब के लोगों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ पहले से डिसाइडेड थी कि बिलावल साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक मकाम पर तकरीर करनी है और उस ज़िले के जितने लोग हैं वही इकट्ठे होंगे। लेकिन कल, सिर्फ कल ओकाड़ा में जो प्लान एक जगह का था वो 3 मुख्तलिफ़ मकामात पर बिलावल साहब को तकरीर करनी पड़ी, इसलिए कि वो जा रहे थे जहाँ वहाँ बहुत बड़ा मजमा जो है उनको वेलकम करने के लिए वो जमा था और फिर उन्होंने उस मजमे से खिताब किया। तो जहाँ एक खिताब होना था वहाँ उन्होंने 3 खिताब किए सिर्फ ज़िला ओकाड़ा के अंदर। इसी तरह और डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ। तो मैं पंजाब के गयूर लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वफाकी हुकूमत की अवाम दुश्मन, मज़दूर दुश्मन, किसान दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो उठने वाली आवाज़ थी उस पर लब्बैक कहा और उनके साथ वो आगे बढ़े। आज लाहौर से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का अवामी मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आज दोपहर में जब वो नासिर बाग पहुँचेंगे
तो वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में लाहौर के शहरी ना सिर्फ उनका इस्तकबाल करेंगे बल्कि उनके साथ साथ उनके काफ़िले में शामिल होकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी बड़ी रैली है जो उनके साथ जा रही है और हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं जो उनके साथ ट्रैवल कर रही हैं। आप अगर GT रोड पर जाएं तो आपको एक मेले का समा नज़र आता है, लेकिन उसमें एक बहुत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत जो रवैया है पंजाब हुकूमत का वो ये है कि वो मुख्तलिफ़ मकामात पर रोड ब्लॉक करते हैं और हमारे मुख्तलिफ़ काफ़िलों को दूसरे रोड्स पर डाइवर्ट कर देते हैं। हमारे वो कारवां को तोड़ते हैं, डाइवर्ट करते हैं, किसी और तरफ भेज देते हैं ताकि वो किसी तरफ और निकल जाएं और घंटों सफ़र करके कि आगे चले जाएं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो कारवां है, जो रैली है, वो टूट जाए। और ये तकरीबन रहीम यार ख़ान से ये सिलसिला शुरू हुआ है और लाहौर तक ये सिलसिला जारी है। मैं ये समझता हूँ, मैं मुतालबा करता हूँ पंजाब हुकूमत से कि ये गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी जो तर्ज़ अमल उनका है, जो यकीनन इमरान नियाज़ी की ईमा पर हो रहा है, उसको ये फौरी तौर पर बंद करें। हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हमारा कारवां जो कराची से चला था, जिस तरह से पुरअमन तरीके से वो पुरअमन अंदाज में इस्लामाबाद पहुँचे और अपना सफ़र ख़त्म करे। लेकिन अगर मुख्तलिफ़ मकामात पर इस किस्म की साजिशें और कोशिशें हो रही होंगी तो ये किसी भी वाक़े का जो है वो इस पर कोई इम्कान पैदा हो सकता है और कोई रिएक्शन आ सकता है वर्कर्स की तरफ से, कोई सूरत ऐसी पैदा हो सकती है जिससे हम बचना चाहते हैं। चीचा वतनी में हमारे काफ़िले की कुछ गाड़ियों पर जो आखिर में आ रही थी उन पर पथराव हुआ है, मुख्तलिफ़ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और ये भी मैं समझता हूँ कि जानबूझकर हमारे काफ़िले में पार्टी के जो कारकुन, जो पाकिस्तानी अवाम शामिल है, उसको उकसाने की एक साजिश थी ताकि वो रद्दमल का मुजाहरा करें और किसी किस्म का कोई क्लैश हो, कोई झगड़ा हो। तो ये जो रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। दूसरी तरफ जो एक जोकर मार्च शुरू हुआ था घोटकी से और वो जलील होता हुआ, धक्के खाता हुआ आखिर में हैदराबाद पहुँचा है और हैदराबाद में आपने देखा कि स्टेज पर आने वाले जो इनके लीडर थे वो ज़्यादा थे और नीचे जो मजमे की तादाद थी वो बहुत कम थी। और हालत तो ये हुई कि इनके किसी लीडर ने वहाँ पर तकरीर करना गवारा नहीं की। और ये बड़ी बात है कि PTI के लीडरों को भी शर्म आ गई कि यार इतने 2-4 जो लोग बैठे हैं, चंद दर्जन, उनसे हम क्या बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर नहीं की, वहाँ पर असद उमर ने तकरीर नहीं की, वहाँ और जो इनके छोटे मोटे लीडर्स हैं उन्होंने तकरीर नहीं की। लेकिन एक चवल वज़ीर है, ज़ाहिर है जिसको मैंने नाम चवल रखा है तो जान के रखा है, जिसको कुछ पॉलिटिकल उसको मेच्योरिटी उसके अंदर है नहीं, उसने कुछ बातें ज़रूर की। और जो वहाँ आली शान चंद सौ लोगों का मजमा था उससे उन्होंने ख़िताब किया। और मुझे उम्मीद है कि जब आज कराची पहुँचेंगे तो यही ज़िल्लत उनका यहाँ इस्तकबाल करेगी और यहाँ पर भी बहुत थोड़ा मजमा होगा जो उनका शायद इस्तकबाल करेगा और उसके बाद ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सूबा सिंध का लोगों का 2 बिना पर। एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का उन्होंने वालियाना इस्तकबाल किया कराची से लेकर ओबाड़ों तक, और दूसरी तरफ मैं सिंध के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने PTI के जोकर मार्च को मुस्तरद किया। जहाँ जहाँ PTI का जोकर मार्च गया उन्होंने उनको वेलकम नहीं किया और बावजूद इसके कि शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान ने ख़ास तौर पे भेजा ताकि वो अपने मुरीदों को लेकर आए और उसके 2-4 हज़ार मुरीद हर जगह उस काफ़िले का हिस्सा बने। लेकिन मैं उनके मुरीदों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि साईं तुम्हारा दीदार भी कर लेंगे, तुम्हारी दावत भी कर लेंगे, तुम्हें मुर्गी भी खिलाएंगे, तुम्हें बकरा भी खिलाएंगे, तुम्हें नजराना भी दे देंगे, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ चलने वाला काम है ना, मार्च में हम नहीं चलेंगे, इसलिए कि तुम लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क की मईशत का। तुमने इस मुल्क में गरीबों की ज़िंदगी जीरन कर दी है, बेरोज़गारी बढ़ा दी है, महंगाई इंतहा को पहुंचा दी है। और अब अगर हम तुम्हारे साथ लोगों को कहा कि साथ चलो तो लोग तुम्हें तो पता नहीं क्या करेंगे लेकिन हमें जूते मारेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सूबा सिंध के लोगों का, शाह महमूद कुरैशी के उन बादशाह और मुरीदों का जिन्होंने उसकी ये जो एक साजिश थी कि अपने मुरीदों को हर जगह वो इस्तेमाल करता है, मुरीदों को वो बेचता है, मुरीदों के बलबूते पर जो अपनी सियासत चमकाना चाहता है, उन मुरीदों ने भी इसको बिलाखिर मुस्तरद कर दिया और इसको आगे का रास्ता दिखा दिया। और मुझे उम्मीद है कि कराची में तो खैर उसके मुरीद बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे पास एक इत्तला है कि उन्होंने MQM से जो है वो रेंट क्राउड जो है वो किया हुआ है कुछ मुआहदा कि भाई कोई माल पानी तुम्हें भी दे देंगे, तुम कोई 5-6 हज़ार आदमी अपने जो है वो उस मजमे के अंदर भेज दो। और मुझे उम्मीद है कि MQM ने माल तो पकड़ा होगा लेकिन जो इनके कारकुन हैं
वो एमक्यूएम के जलसों में नहीं जाते अब, तो वो पीटीआई के जलसों में इनके कहने पे कैसे जाएंगे। आपको याद है कि पहले भी जो पीटीआई के प्रोग्राम्स हुए थे उसमें कई लोग जो हैं वो एमक्यूएम के बुलाए गए थे, और आज भी कोशिश की गई है कि एमक्यूएम से इमरजेंसी में ये मदद तलब की जाए और कुछ खर्चा वर्चा करके एमक्यूएम के लोगों को जो है उसमें शामिल कराया जाए, जो उनका आखिरी जो तदफीन होनी है जोकर मार्च की आज कराची में उसकी, उसमें कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूं। एक सिर्फ चीज़ रिकॉर्ड के लिए बता दूं, कल से हमारे वर्कर कराची के ट्रेन में टिकट के लिए धक्के खा रहे हैं। आज की तारीख में एक टिकट पिंडी का अवेलेबल नहीं है। हज़ारों वर्कर जो पहले नहीं जा सके थे अब वो जलसे में जाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कल मैं सारा दिन रेलवे में भागा हूँ, मुझे एक सिंगल टिकट आज का नहीं मिल सका है। ये वर्करों का जोश है रैली को देखकर। जी, पेशावर में एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद सिंध हुकूमत कराची में या दीगर शहरों में वो प्लान बना रही है कि शाबान का महीना चल रहा है, फिर रमज़ान करीब है, तो आप लोगों की क्या सिक्योरिटी प्लान होगा देखते हुए चीज़ों को? देखिए, ये जो पेशावर का वाक़या हुआ है ना, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से इस किस्म की दहशतगर्दी का कई बरसों तक शिकार रहा है, और ये जो दहशतगर्द तंजीमें इस किस्म के वाक़यात में मुलविस होती हैं वो लोकलाइज्ड नहीं हैं, वो मुल्की सतह पर भी काम करती हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी काम करती हैं। तो इन तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए सिर्फ सूबाई हुकूमत या जो सूबाई का हमारा महकमा पुलिस है उसकी ताकत इतनी नहीं होती कि वो तन तना इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। माजी में भी अगर कार्रवाई हुई है तो उसमें पाक फ़ौज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, रेंजर्स का बड़ा रोल रहा है, पुलिस का रोल रहा है, और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है ख़ास तौर पे उनका एक अहम किरदार रहा है। तो इन तंजीमों के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होगी वो बड़ी कोऑर्डिनेटेड होगी और तमाम सूबाई और वफाकी इदारों के मुस्तकिल राब्तों और ताउन के ज़रिए ही मुमकिन है। तो सिंध हुकूमत ने माजी में भी अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। हम इस वक्त भी समझते हैं कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करें, और वो काम पहले भी होता रहा है, उसमें कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी रही है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़यात ना हो। कल एक वफाकी वज़ीर ने बयान किया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है उसमें अपोजिशन ने हमारे 10 मेंबर जो है वो तोड़े, लेकिन हमने उनके 15 तोड़ दिए, तो ये इनकी जो है वो कामयाब नहीं हुई। क्या वाकई से अब मेंबरान तोड़े जा रहे हैं? देखें, ये बात वैसे ही है जिस तरह पीटीआई के चवल लोग कहते हैं कि 2023 में पीपल्स पार्टी सिंध से साफ़ हो जाएगी। ये तो लतीफ़ा है ना, इसमें किसी को यकीन आता है? वो पार्टी जो खुद साफ़ हो रही है वो उस जमात को कह रही है कि हम साफ़ कर देंगे जिसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो अगर ये जो 2-4 पीटीआई के बेचारे मायूस वज़ीर हैं, जब वो ये कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन ने हमारे 10 तोड़े तो हम उनके 15 तोड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि उनको अपने 10 के टूटने का तो यकीन है ना। तो अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है जो 2-4 और रह जाएंगे वो भी निकल जाएंगे। लेकिन ये वक्त बताएगा आपको कि जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आता है या जो भी फैसला ऑपोजिशन करती है कौमी असम्बली में, उसके नताइज जब सामने आएंगे तो वो नताइज बड़े हैरानकुन होंगे, और ऑपोजिशन का मेंबर उस तरफ जाने के इम्कानात इसलिए नहीं हैं कि इमरान खान एक डूबती कश्ती का सवार है, और कोई आदमी भी उस कश्ती में सवार नहीं होगा जिसका हर आदमी को यकीन हो ये तो ज़मीन पोस होने जा रही है, ये तो बिल्कुल तबाह हो रही है, डूब रही है। तो अगर तो ऑपोजिशन की तरफ लोग आते हैं तो उसके इम्कानात इसलिए हैं कि उन्हें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो पीटीआई के नहीं हैं बल्कि ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनके दिन हैं। तो हमारी पास आने के तो कोई जस्टिफिकेशन है, उधर जाने वाला कोई पागल ही हो सकता है, समझदार आदमी कोई नहीं जाएगा। सईद भाई, पेशावर में ब्लास्ट हो गया, उसके बाद आसफा भुट्टो जरदारी को ड्रोन का लग जाना, माजी में जो तारीख रही है दिल्ली से या पंजाब से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की लाशें आई हैं, तो एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी सिक्योरिटी कहाँ थी, दूसरा आपकी सिक्योरिटी थ्रेट है बिलावल के हवाले से, आसफा के हवाले से, या आपका अपना कोई प्लान है या इदारों की तरफ से कोई आपको ये कहा गया, यकीन दहानी कराई गई है कि आपको जो सिक्योरिटी है वो प्लान? देखिए, सिक्योरिटी तो बिलावल साहब की अपनी होती है, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो हमारा एक सिस्टम है सिक्योरिटी का वो मौजूद है, लेकिन कुछ हमारे इश्यूज़ होते हैं। आप लोगों को भी तकलीफ़ होती है अक्सर जब उनकी सिक्योरिटी कुछ थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी के सिस्टम को वो सख्त करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे कारकुनों को भी तकलीफ़ होती है, वो भी नाराज़गी का इज़हार करते हैं। लेकिन
जो वाक़या आसिफा बीबी के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ कि मीडिया के दोस्तों को भी थोड़ा इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। जब हम मना करते हैं कि आप ड्रोन इस्तेमाल ना करें तो आप लोग खुद नाराज़ होते हैं और उसका बुरा मनाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आई, जो मैं जितना समझता हूँ मीडिया को, ड्रोन जो है वो ऊपर से कवर करने के लिए होता है, कवरेज के लिए होता है कि आप ऊपर से बता सकें कि जी मजमा कितना है, गाड़ियाँ कितनी हैं, क्या सूरत हाल है। ये जो मुंह पे आके ड्रोन की कवरेज थी, मेरी समझ से तो बाहर है कि ये क्या कवर करना चाह रहे थे। कि अगर आपने चेहरे की कवरेज देनी है तो आपके कैमरे मौजूद हैं, हमारे कैमरे मौजूद हैं, आपको फीड दे रहे होते हैं, मिल रही होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानबूझ के हुआ है, फ़िलहाल यकीनन इसकी तहकीकात होगी, लेकिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा था और बहुत ही ख़तरनाक बात थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आसिफा बीबी ने चंद लम्हे पहले ये महसूस कर लिया कि वो ड्रोन उनकी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने अपनी थोड़ा सा अपने आप को बेंड किया, तो वो बच गई, उनका चेहरा बच गया और साइड पे उनको ज़ख्म आया। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो सीधा उनके चेहरे पे आता तो शायद उसके नुकसान ज़्यादा हो सकते थे। एक और भी चीज़ हमारे जहन में आई है कि एक रात पहले ये साहब जो ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने कुछ लोगों को अपनी मीडिया टीम का हिस्सा बताकर जो है वो किसी होटल में ठहराया और वो हमारी मालूमात के मुताबिक उनकी मीडिया टीम का हिस्सा नहीं थे। और फिर उसको कंफर्म किया उनके रिपोर्टर ने कि हाँ ये हमारी टीम का हिस्सा हैं, इनकी अकोमोडेशन और सारा बंदोबस्त किया जाए। मैं नहीं कहता कि वो लोग कौन थे, लेकिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है कि अगर कोई जमात फैसिलिटेट करना चाहती है मीडिया को, और उनके साथ ज़ाहिर है कि हमारा एक रब्ता है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपका ख्याल करें, लेकिन उसकी आड़ में अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को या कोई और जो मशकूक करैक्टर्स हैं उनको अपनी टीम का हिस्सा बताकर उस मीडिया के अंदर शामिल करवाया जाए और उनके साथ उनको ठहराया जाए। उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इसकी भी तहकीक करेंगे कि वो लोग कौन थे और क्यों उस रिपोर्टर ने और क्यों इस ड्रोन के ऑपरेटर ने अपनी मीडिया टीम का हिस्सा बताकर उनको जो है हमारे अपना पूरे सिस्टम के अंदर शामिल करवाया था। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम देख रहे हैं और देखेंगे अब इस पर मज़ीद आगे क्या कार्रवाई करते हैं। अच्छा सही बताइएगा कि दहशतगर्द अनासर है वो थोड़ा सा एक्टिव भी हो गए और अभी सूरत हाल जो है वो उनकी खतरनाक भी दिखाई दे रही है, क्योंकि दो लॉन्ग मार्च चल रहे हैं, एक सिंध में भी है, दूसरा पंजाब में भी है। तो खुदा ना खासा कहीं ऐसा वाक़या हो गया तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इतना बड़ा क्राउड मजमा और शायद ये जो दहशतगर्द अनासर है तो इन्हीं चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये मजमा और ये सारी चीज़ें ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ होता है। देखें, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो गवर्नमेंट की है कि उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा थे। जब हम आए थे हुकूमत में, हमें तो दहशतगर्दी विरसे में मिली थी, हमने बड़े बड़े ऑपरेशंस भी किए। उस दौरान भी बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई, वो हमारी हुकूमत की उस वक्त की ज़िम्मेदारी थी कि हम उनको प्रोटेक्शन दें। आज अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। ये बड़ा नामुनासिब एक तर्ज़ अमल होगा कि किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी जो एक्टिविटी है उसको इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़े को जवाज़ बनाकर उसको जो है सबूताज करने की कोशिश की जाए। हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि आप पेशावर के दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस लोगों को सामने लाएं और उस तंजीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं होती और हुकूमत उस वाक़े को बुनियाद बनाकर जो है वो कुछ और मुतालबे करती है तो मैं समझता हूँ कि फिर हम भी कुछ और सोचने पे कहीं शायद मजबूर होंगे। माजी में भी इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च में धरने हुए हैं, एक लॉन्ग मार्च आपकी जानिब से निकाला गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो माजी में जो एहतजाज हुए उसमें कामयाब नहीं हुए अपने जगह, तो आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आपको लगता है कि आपका लॉन्ग मार्च जब आप इस्लामाबाद पहुँचेंगे अपने अहदाफ जो है वो आप हासिल कर लेंगे? दूसरा ये कि अगर आप मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, अगर आप इस मार्च में अगर आप उनको हटाने में कामयाब नहीं होते और ये चले आते मामला अगले माह में, तो आपको लगता है कि आपके मकासद जो है वो कामयाब रहेंगे इस बात से? देखें, इस वक्त वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ दो तरह के तहरीकें हैं। एक वो अवामी तहरीक है जो कराची से शुरू हुई है, अवामी मार्च है जो कराची से शुरू हुआ है, इस्लामाबाद जा रहे हैं। दूसरा पार्लियामेंट के अंदर एक लड़ाई शुरू हो रही है इस वक्त, और मैं समझता हूँ
कि इस हुकूमत ने इस मुल्क के लोगों का जो हशर किया है वो हमारे अवामी मार्च की कामयाबी का सबब है। इस वक्त इस मुल्क में महंगाई इंतहा को है, बेरोज़गारी इंतहा को है, डीज़ल, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें इंतहा को हैं, गैस की किल्लत है, खाद की किल्लत है, फसलें आपकी तबाह हो रही हैं काश्तकारों की, चीनी के क्राइसिस आए, गंदम के क्राइसिस आए, एलपीजी के क्राइसिस आए, और इम्कान ये है कि आगे चल के शायद फिर आपके गंदम के क्राइसिस जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जो गरीब लोग हम और आप इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो ज़ाहिर है कि आवाम अपने गुस्से का इज़हार अगर आप उनको पॉलिटिकल वे नहीं निकाल के देंगे, उनको रास्ता नहीं देंगे, तो किसी और तरह से निकालते हैं। तो हमने आवाम को एक रास्ता दिया है और बड़ी तादाद में अवामी मार्च में लोगों की शिरकत इस बात को साबित करती है कि मुल्क के लोग इमरान नियाज़ी की हुकूमत से बेजार हैं। जहाँ तक आपने बात की कि क्या फ़र्क है क्या नहीं है, पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म का मार्च कभी नहीं हुआ जो कराची से शुरू हुआ हो और 2000 किलोमीटर का सफ़र करके 10 दिन के बाद वो इस्लामाबाद पहुँचे। ये पहली मरतबा हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक जोकर मार्च भी शुरू हुआ ना, वफाकी वज़ीर भी थे, सरकारी पैसे भी थे, मुरीद भी थे, सारे जोर लगाए गए। उसके बाद भी वो चंद सौ से ज़्यादा लोग कहीं पे इकट्ठे नहीं कर सके। लोग उनसे बेजार है, नहीं जाना चाहते हैं। और उसके मद्दे मुकाबला आप देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मार्च है, उसमें लोगों की शिरकत जो है वो बेपनाह है, कराची से लेके लाहौर तक जहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है। और इस्लामाबाद तक हम जाएंगे तो इसके असरात ज़रूर आएंगे। आप देखें, अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कराची से निकल के हैदराबाद पहुँचता है तो इमरान खान जो एक दिन पहले 24 घंटे पहले 6 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी करता है, और अगली रात जो मार्च के बाद एक अवामी मार्च का जो पहला दिन है उसके बाद उसको पता चलता है कि बिजली महंगी है, तो 5 रुपये फ़ी यूनिट वो बिजली कम करने का ऐलान करता है। 15 दिन पहले वो 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा करता है, और उसके बाद उसको 15 दिन के बाद ख्याल आता है कि महंगाई बहुत हो गई है और वो 10 रुपये जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें कम करता है। ये अवामी मार्च के असरात हैं। ये जो पीका का इन्होंने कानून बनाया है जो आपके ख़िलाफ़ है, मेरे ख़िलाफ़ है, इस मुल्क के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ है, उस पर जितना कुछ इनको सहना पड़ा है और वो पीछे हट रहे हैं, ये भी समाज की मैं समझता हूँ कामयाबी है। देखें, अगर तो अवामी मार्च जो है, हमने उसमें ये नहीं कहा, अवामी मार्च में हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम जाके टीवी स्टेशन पे हमला करेंगे, हम वज़ीर आज़म हाउस पे हमला करेंगे, हम वज़ीर आज़म को घसीट के निकालेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे, हम पुलिस वालों को लटका देंगे, हम उनको जूते मारेंगे, उनको लाठियाँ मारेंगे, हम यहाँ पर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएँगे, हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे, हम उनको आग लगाएंगे, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये कहें कि ये पैसे जो हुंडी के ज़रिए भेजो, बैंकों के ज़रिए ना भेजो। हम ये कुछ नहीं करने जा रहे। जो सब इमरान खान ने किया था हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाएंगे, अपना एहतजाज करेंगे और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद बिलावल साहब ने जो कहा कि ये लड़ाई हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, और पार्लियामेंट में जाने के बाद आईनी तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को असम्बलियों से निकालेंगे, हुकूमत से निकालेंगे, और एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव अवामी हुकूमत जो है वो कायम करेंगे, और उसके बाद इलेक्शन होंगे। जेद भाई, ये बताइएगा कि ज़्यादा खुद ही कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो आपको लग रहा है कि उन्होंने घबराहट में आपने मार्च शुरू किया तो उन्होंने सिंध से आपकी तरफ मार्च शुरू कर दिया कराची के लिए, तो आज वो जलसा करने में कहीं जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि घबराहट में कुछ ऐसे फैसले करने जा रहे हैं या तंग हो गए वाकई के उन पर दबाव है कि अब चले जाना चाहिए? बड़ी मेहरबानी, आपने एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। घबराहट से बड़ा लफ्ज़ होता है बौखलाहट। आपने खुद कहा कि बौखलाहट का शिकार है, तो मामला घबराहट से चढ़ गया है, अब वो बौखलाहट का शिकार हैं। और बौखलाहट जब किसी पे तारी हो जाए तो फिर वो आधा पागल होता है, और फिर अगर बौखलाहट बहुत बढ़ जाए तो फिर वो पूरा पागल हो जाता है। तो लग ये रहा है कि बौखलाहट भी इंतहा पे है, और बौखलाहट से पार करके वो किसी और मरहले में दाखिल होने वाले हैं। इमरान खान की जो कौम से तकरीर थी जिसमें वो दुहाइयाँ दे रहा था कि वज़ीर आज़म को अदालत से इंसाफ नहीं मिलता, रो रो के वो कह रहा था कि मेरी एहलिया का नाम जो है वो लिया जाता है। देखें, इस मुल्क में जितनी सियासी मुखालिफिन की तज़लील PTI ने की है, इतनी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं की। आज उनको सिर्फ इस बात पे एतराज़ है कि मीडिया के कुछ लोग कहते हैं मेरी एहलिया नाराज़ होकर चली गई है। और भाई, अगर कोई कह रहा नाराज़ होकर चली गई, तू कह दे कि नहीं नाराज़ होकर चली गई, बातें ख़त्म हो जाएगी। मतलब इसमें लड़ाई की क्या बात है? असल जो मसला था, जो पीका के कानून को लेकर आया,
देखिए, इमरान खान ने पूरी तकरीर में उसका जिक्र ही नहीं किया। असल जो मसला है वो मोहसिन बेग जिसका शिकार है वो है। असल मसला रियाम खान की किताब का तस्करा है। असल मसला मुराद सईद की जो इमरान खान के बकौल बेइज्जती हो रही है ना, वो है। वो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। नहीं होनी चाहिए। गलत देखें, किरदार कुशी किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ना पीटीआई के किसी शख्स की होनी चाहिए, ना अपोजिशन के किसी शख्स की होनी चाहिए, और फैमिली तक बात बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। लेकिन बात यह है कि भाई जिस गंदी रवायात का आगाज़ आपने किया है, अल्लाह का शुक्र है हम उस तक आज भी नहीं पहुँचे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन अगर कुछ लोग सच बोल रहे हैं, और भाई तुम्हारी साबिक एहलिया अगर कोई बात कह रही है तो मैं उससे ज़्यादा तो नहीं जानता आपके मामलात को ना। अगर उसने कुछ कहा है तो आप उसकी किताब के ख़िलाफ़ कोर्ट में चले जाते, उसको जुटला देते। मुराद सईद कह देता भाई मेरे खिलाफ जो उसने बात की है वो झूठी बात की है, मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैंने इस तरह की कोई मेहनत मुशक्कत नहीं की जिसके मुतालिक जो लोग कहते रहते हैं मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ। उन्होंने नहीं किया। तो इमरान खान सिर्फ मुराद सईद की इज्जत को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान के लोगों की जो है वो ज़बान बंद करना चाहता है। ये बिल्कुल नामुनासिब बात है और ये घबराहट है, ये परेशानी है जो उनके ऊपर तारी है। अरे हो गया ना सवाल तेरा? 9 तारीख को हाँ? इमरान खान साहब आ रहे हैं कराची। अच्छा, उनके दफ्तर भी जाएंगे हैदराबाद। ये जब तक घबराहट में थे तब तक भी किसी के पास नहीं गए। अब ये बौखलाहट में है तो ये जा रहे हैं सबके पास। इमरान खान नईमुल हक के जनाजे में नहीं आया। इमरान खान ने नईमुल हक को जिस हालत में वज़ीर आज़म हाउस से निकाल के कराची भिजवाया, ज़रा पूछिए उनके अपने लोगों से, आप जो पीटीआई के लोग हैं। ये इंतहाई बेस आदमी है। ये अपने उन लोगों को भी नहीं बख्शता जो इसके मोहसिन होते हैं। नईमुल हक से हमारे लाख इख्तलाफ हों, लेकिन इस बात को तो सब मानते हैं ना कि पीटीआई का इमरान खान का वफादार था। वो आदमी जब इंतकाल कर गया तो उसके जनाजे में आना तो दूर की बात, कराची में उसके घर पर आकर ताज़ियत भी नहीं की। कुछ दिनों के बाद उसकी फैमिली को वज़ीर आज़म हाउस बुलाया और वहाँ बैठ कर ताज़ियत की। चौधरी शुजात की जब अयादत करने अपोजिशन के लोग गए, आसिफ जरदारी साहब गए, फजल रहमान साहब गए, शहबाज शरीफ साहब गए, तो इमरान खान ने अपने उसी रोने धोने वाले जो खिताब में कहा कि अपोजिशन को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया, बीमारी का ख्याल आ गया, अगले दिन खुद पहुँच गया। वो आदमी जो नईमुल हक के जनाजे में नहीं आता, अपने किसी आदमी से बात नहीं करता, पूछता नहीं है, वो अगर चौधरी शुजात की 40 मिनट तक अयादत करने के लिए बैठ गया तो इसका मतलब ये है कि मामला मुख्तियार गल वध गई है। फिर उसके बाद वो जो है जहांगीर तरीन साहब को भी फ़ोन करके तबीयत पूछ रहा है। जहांगीर तरीन आपको पता है पहले भी बीमार था। जब जहांगीर तरीन बीमार था तो इमरान खान उसको गिरफ्तार करवा रहा था, और अगर अब जहांगीर तरीन को फ़ोन करके तबीयत पूछ रहा है तो समझ जाओ मुख्तियार गल वध गई है। अब अगर वो कराची आकर MQM के पास जाना चाहता है और GDA के पास जाना चाहता है, और तो भाईजान समझ लो गल वध गई है।